सोचिए दोस्तों के बीच एक बड़ी बहस चल रही है। दुनिया के मंच पर भारत और अमेरिका की कुछ आवाजों के बीच यही हो रहा है। मुख्य मुद्दा तेल को लेकर है। रूस तेल बेचता है और जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है, कई पश्चिमी देशों ने इसे खरीदना बंद करने की कोशिश की है। वे रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा है, अक्सर सस्ती कीमत पर। इससे एक बड़ा मतभेद पैदा हो गया है। एक तरफ पीटर नवारो जैसे लोग हैं, जो व्हाइट हाउस के एक पूर्व अधिकारी हैं, जो भारत की बहुत आलोचना करते हैं। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि उसे अपने लोगों और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा काम करना चाहिए। यह पूरी स्थिति सिर्फ तेल के बारे में नहीं है। यह राजनीति, पैसे और एक देश के अपने जरूरतों का ध्यान रखने के अधिकार के बारे में है, खासकर एक जटिल दुनिया में। इस अंतर्राष्ट्रीय बहस का मूल एक साधारण सौदे के इर्द गिर्द घूमता है, जो अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गया है। जब यूक्रेन में संघर्ष शुरू हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। लक्ष्य रूस के आय के मुख्य स्रोत को काटना था, जो उसके विशाल तेल और गैस भंडार को बेचने से आता है। उन्हें उम्मीद थी कि यह दबाव रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन वैश्विक व्यापार एक जाल की तरह है। अगर एक धागा काट दिया जाता है, तो अक्सर दूसरे उसकी जगह ले लेते हैं। भारत, एक विशाल आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश, अपने कामकाज को जारी रखने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है। जब रूस ने अपने कच्चे तेल को छूट पर बेचने की पेशकश की, तो भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने और पैसे बचाने का एक अवसर देखा, जो अपने नागरिकों के लिए ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस निर्णय ने भारत को एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक स्थिति में डाल दिया है। जबकि देश का कहना है कि वह यूक्रेन संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं ले रहा है और शांति का आह्वान किया है, उसके व्यापारिक कार्यों की व्याख्या विभिन्न वैश्विक खिलाड़ियों द्वारा अलग अलग तरीके से की जा रही है। आलोचकों के लिए भारत की तेल खरीद रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवन रेखा के रूप में देखी जाती है, जो मॉस्को को अलग थलग करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करती है। हालांकि भारत के लिए प्राथमिकता राष्ट्रीय हित है। सरकार का तर्क है कि उसके 1 अरब 40 करोड़ लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना उस कर्तव्य का एक मौलिक हिस्सा है। दृष्टिकोणों का यह टकराव उन कठिन विकल्पों को उजागर करता है जो राष्ट्रों को तब करने पड़ते हैं जब उनकी अपनी घरेलू जरूरतें वैश्विक भू राजनीति और संघर्ष की कठोर वास्तविकताओं से मिलती हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें सिर्फ सुर्खियों से परे देखने की जरूरत है। यह एक बदलती विश्व व्यवस्था की कहानी है, जहां भारत जैसे देश अपने हितों पर लगातार जोर दे रहे हैं। यह ऊर्जा सुरक्षा की व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में भी है। हर देश को अपने घरों, उद्योगों और परिवहन को चलाने के लिए ऊर्जा की एक स्थिर और सस्ती आपूर्ति की जरूरत होती है। जब पारंपरिक स्रोत महंगे या राजनीतिक रूप से जटिल हो जाते हैं, तो सरकारें स्वाभाविक रूप से विकल्पों की तलाश करेंगी। रूस के साथ भारत का व्यापार इस सिद्धांत का एक स्पष्ट उदाहरण है। जैसा कि हम देखेंगे, इससे पीटर नवारो जैसे आलोचकों से कुछ बहुत कड़े शब्द और भारत सरकार से एक मजबूत बचाव हुआ है, जिससे दुनिया भर में ऐसी लहरें पैदा हुई हैं जो सभी को प्रभावित करती हैं। पीटर नवारो, जिन्होंने कभी अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यापार पर सलाह दी थी, भारत पर अपने विचारों को लेकर चुप नहीं रहे हैं। उन्होंने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। भारत पर क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। लॉन्ड्रोमैट एक ऐसी जगह है जहां आप गंदे कपड़े धोकर साफ करते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल करके नवारो यह सुझाव दे रहे हैं कि भारत गंदा रूसी तेल ले रहा है, पैसा जिसे वह मानते हैं कि यूक्रेन में युद्ध से दूषित है, और उसे धो रहा है। उनका दावा है कि भारत इस कच्चे तेल को रिफाइन करता है और फिर तैयार उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल को अन्य देशों, जिनमें यूरोप भी शामिल है, को मुनाफे पर बेचता है। उनके विचार में यह प्रक्रिया रूस के युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करने में मदद करती है, जिससे भारत चल रहे संघर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार बन जाता है।
नवारो की शिकायतें यही नहीं रुकती। उन्होंने व्यापार शुल्क का मुद्दा भी उठाया है, जो अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर हैं। उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा, यह दावा करते हुए कि भारत में दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा आयात कर हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये उच्च शुल्क अमेरिकी व्यवसायों और श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले भारतीय सामानों पर 50% शुल्क लगाने के विचार का समर्थन किया। यह उनके द्वारा दिए गए एक बड़े तर्क का हिस्सा है कि देशों को निष्पक्ष व्यापार करना चाहिए और उनके विचार में भारत नियमों का पालन नहीं कर रहा है। यह आरोप दोनों बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों में तनाव की एक और परत जोड़ता है। एक विशेष रूप से विवादास्पद बयान में नवारो ने ब्राह्मण मुनाफाखोरी के बारे में भी टिप्पणी की। इस टिप्पणी की व्यापक रूप से आलोचना की गई क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में चर्चा में एक सामाजिक और ऐतिहासिक जाति संदर्भ को लाया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में एक निश्चित कुलीन समूह रूसी तेल सौदे से आम भारतीय नागरिकों की कीमत पर अमीर बन रहा था। उनका इरादा, उन्होंने दावा किया, भारतीय लोगों से यह ध्यान देने का आग्रह करना था कि पैसा कहां जा रहा था। हालांकि इस टिप्पणी को विभाजनकारी और गलत जानकारी वाला देखा गया, जिससे पहले से ही संवेदनशील कूटनीतिक स्थिति और जटिल हो गई और भारत के भीतर और विदेशों में भारतीय प्रवासियों के बीच गुस्सा पैदा हुआ। कुल मिलाकर नवारो का मुख्य संदेश यह है कि भारत के कार्य यूक्रेन में युद्ध को लंबा खींचने में मदद कर रहे हैं। रूसी तेल खरीदकर उनका तर्क है, भारत मॉस्को को अपने सैन्य अभियानों को जारी रखने के लिए आवश्यक पैसा प्रदान कर रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपने एक पहले के बयान में संघर्ष को मोदी का युद्ध करार दिया, सीधे तौर पर भारत के नेतृत्व को हिंसा से जोड़ा। जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान नेता भी कहा है। वह सवाल उठाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र व्यापार में रूस और चीन में सत्तावादी नेताओं के साथ क्यों जुड़ेगा। उनके आरोप स्पष्ट और सीधे हैं। भारत की व्यापार नीति को आर्थिक आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक विफलता के रूप में चित्रित करते हैं। इन गंभीर आरोपों का सामना करते हुए भारत ने अपनी स्थिति का मजबूत बचाव किया है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा कहां से खरीदनी है। इस पर उसके निर्णय दो सरल सिद्धांतों पर आधारित हैं। देश के लिए सबसे अच्छा क्या है और बाजार में क्या उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने नागरिकों के प्रति है। एक विशाल आबादी और एक विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ ऊर्जा की एक स्थिर और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करना राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जब रूसी तेल कम कीमत पर उपलब्ध हुआ तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने में मदद करने के लिए यह एक व्यावहारिक विकल्प था। भारत ने पश्चिमी देशों के पाखंड को भी तुरंत उजागर किया है। भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद भी कई यूरोपीय देशों ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदना जारी रखा। वास्तव में भारत द्वारा रूसी तेल की कुल खरीद यूरोप द्वारा एक ही दोपहर में खरीदे जाने वाले तेल से अभी भी कम है। इसके अलावा भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को याद दिलाया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने शुरू में भारत को 2022 में रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसका कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अचानक झटका लगने से रोकना और तेल की कीमतों को आसमान छूने से रोकना था, जिससे अमेरिका सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होता। भारत सरकार ने यूक्रेन युद्ध पर स्वयं एक तटस्थ रुख बनाए रखा है, लगातार बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति के लिए दबाव डालने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की सहित सभी पक्षों के वैश्विक नेताओं से मुलाकात की है। ये कूटनीतिक संतुलन भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, जहां पीएम मोदी ने चीन और रूस के नेताओं से मुलाकात की, को इस रणनीति का हिस्सा माना जाता है। भारत एक जटिल और बदलती दुनिया को नेविगेट करने के लिए सिर्फ पश्चिम के साथ नहीं, बल्कि सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
संक्षेप में, भारत का तर्क है कि उसे अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि हर देश अपने स्वार्थ में कार्य करता है और भारत भी अलग नहीं है। अधिकारियों का तर्क है कि यूरोपीय देशों का रूस पर आर्थिक निर्भरता का कहीं अधिक लंबा इतिहास रहा है और वे अब इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए एक ऐसा देश जो अभी भी लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है। सस्ती ऊर्जा की जरूरत सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है, ये एक पूर्ण आवश्यकता है। इसलिए जबकि भारत शांति के आह्वान का समर्थन करता है, वह अन्य राष्ट्रों की मांगों के आधार पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का त्याग नहीं करेगा। तेल और राजनीति को लेकर यह अंतर्राष्ट्रीय असहमति दूर की लग सकती है, लेकिन इसका आम भारतीयों के दैनिक जीवन पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है? इसका प्राथमिक कारण ईंधन की कीमतें हैं। जब सरकार रूस जैसे देशों से कच्चे तेल को कम कीमत पर खरीद सकती है, तो इससे पेट्रोल और डीजल की पंप पर लागत को अधिक स्थिर रखने में मदद मिलती है। यदि भारत को अन्य बाजारों से अधिक महंगा तेल खरीदने के लिए मजबूर किया जाता, तो ईंधन के लिए आप जो कीमत चुकाते हैं वह लगभग निश्चित रूप से बढ़ जाती। इससे न सिर्फ आपके यात्रा खर्चों पर असर पड़ेगा, बल्कि सब्जियों से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं तक लगभग हर चीज की कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें ले जाना अधिक महंगा हो जाएगा। इसके अलावा यह मुद्दा दुनिया में भारत के स्थान के बारे में है। दशकों से वैश्विक राजनीति पर कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों का दबदबा था। आज भारत विश्व मंच पर एक प्रमुख स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस के साथ व्यापार जारी रखने का निर्णय भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और उसकी इंडिया फर्स्ट विदेश नीति का संकेत है। यह दर्शाता है कि देश दूसरों के नेतृत्व का सिर्फ अनुसरण करने के बजाय अपनी जरूरतों के आधार पर अपने निर्णय लेने को तैयार है। यह स्थिति कैसे सामने आती है? यह आने वाले वर्षों में नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को परिभाषित करने में मदद करेगी। यह विवाद संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख भागीदारों के साथ भारत के संबंधों को भी प्रभावित करता है। जबकि दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोगी हैं, इस तरह की असहमति तनाव पैदा कर सकती है। पीटर नवारो के कड़े शब्द और शुल्क का कैहात्रा व्यापार संबंध को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दोनों राष्ट्रों को फायदा होता है। अमेरिका के साथ एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण साझेदारी भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापक संबंध को नुकसान पहुंचाए बिना इन मतभेदों को नेविगेट करना भारतीय राजनयिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह राष्ट्रीय हितों पर दृढ़ रहने और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन है। अंत में यह बहस एक अनुस्मारक है कि हमारी आपस में जुड़ी दुनिया में हजारों मील दूर हो रहा एक संघर्ष हमारे घरों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है और हर जगह ऊर्जा और भोजन की कीमतें बढ़ा दी हैं। रूसी तेल पर भारत की नीति इन आर्थिक झटकों से अपनी आबादी को बचाने का उसका प्रयास है। तो जब आप पीटर नवारो, रूसी तेल और कूटनीतिक तर्कों के बारे में सुनते हैं, तो याद रखें कि यह सिर्फ अमूर्त अंतर्राष्ट्रीय समाचार नहीं है। यह ईंधन के लिए आप जो कीमत चुकाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और एक बहुत ही जटिल दुनिया में अपना रास्ता खोजने के लिए देश की यात्रा के बारे में एक कहानी है।